नमस्ते बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन स्ट्रेट लाइन का एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का पार्ट। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था, तो उसी चीज को जरा वापस से समझ लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता था हमारे पास, एवरेज स्पीड क्या होता था, तो ये इसको हम लोग बोलते थे टोटल डिस्टेंस या रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम, इसको बोलते थे हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते थे, तो दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम के बराबर। अच्छा, इसको और कुछ बात करें तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होता था। कब सेम होता था, जब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते थे और पार्टिकल हमारा पलटी नहीं मारता था, तब हम लोग बोलते थे, मतलब पार्टिकल सीधा गया है बस और रिटर्न बैक नहीं हुआ है, तब एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्टेंस सेम हुआ करता था। ठीक है, कुछ और बातों पे चले तो हम लोग बात किए थे एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और क्या बात किया था हम लोगों ने कि अगर हमारे पास पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ दिया हो, अगर हमारे पास पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ दिया हो तो हम लोग क्या बात करेंगे, तो हम लोग क्या बात करेंगे, तो कर्व मान लो ऐसा है, किसी दो पॉइंट पे हम लोग बात किए, तो एक हम लोग क्या बात करेंगे, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमें तो एक एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ठीक है, अब या इस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में हम लोग टेंजेंट की बात नहीं कर सकते, तो एक कॉर्ड रहेगा। टेंजेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम लोग एक डेफिनेशन दे रखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या था कि ये वो वेलोसिटी था जो भी किसी भी पार्टिकल का उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हुआ करता था। ठीक है, उसके लिए डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग 0 रखे थे, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन में पहले ही कवर कर चुके हैं। तो फिलहाल आते हैं आज एवरेज वेलोसिटी के केसेस पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास केस नंबर वन। केस नंबर वन, केस नंबर वन कोई खास बात नहीं। लेट्स से हमारे पास ए से बी ये शहर दिया गया है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन दे दिए गए हैं। तो लेट्स से ये x1 दिया गया है, ये x2 ड्यूरेशन है, ये x3 ड्यूरेशन है। उसके बाद ये ड्यूरेशन जो डिस्टेंस था उसके लिए टाइम t1 दिया, t2 दिया एंड t3 दिया। तो हम लोग v एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, v एवरेज जो निकलेगा हमारे पास वो होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है बेटा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है, बटे टोटल टाइम हमारे पास क्या है बेटा, t1 प्लस t2 प्लस t3 के बराबर है। ठीक है, अच्छा इसी के पार्ट बी पे आते हैं। अगर ऐसा बोल दिया जाए बेटा केस नंबर टू कि हमारे पास टाइम इस बार नहीं दिया गया है, ये है ए ये है बी, सेम चीजें बोली गई जैसे कि यहाँ पर x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, बट इस बार टाइम ना देकर बोला गया है वेलोसिटी v1 है, x2 डिस्टेंस वेलोसिटी v2 या स्पीड v2 से एंड x3 डिस्टेंस स्पीड v3 से कवर किया गया है। देन v एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू फिर से वही बात डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास लिख दिया गया बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड वेलोसिटी अभी हम लोग मान रहे हैं सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, कोई टर्निंग बैक नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो अगर टाइम निकालना हो बेटा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर x1 बाई v1। टाइम निकालना हो तो इसको बोल सकते हैं x2 बाई v2, x3 बाई v3, x3 बाई v3। नेक्स्ट थर्ड केस में हम लोग चलते हैं। आइए, थर्ड केस है हमारे पास जब सपोज आपको पोजीशन या x1 x2 की वैल्यूज नहीं दी गई हैं। तो हमारे पास ये a है ये b है, डिस्प्लेसमेंट्स जो हम लोगों ने लिखा था या डिस्टेंस लिखा था इस केस में वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया गया है, t1 है, t2 है एंड t3 है। तो टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी था v1 v2 एंड v3 वो दिया गया है। मतलब क्या है, अब इस लाइन को जरा ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर स्टेटमेंट ऐसा बोला गया हो कि a person travel from car distance A या city A to city B, it covers this distance in this time interval. So suppose उसमें अगला लाइन बोला गया हो कि 1 hour with respect with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, second hour
और 2 आवर विथ रिस्पेक्ट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 4th आवर या 4 आवर में बोल दिया जाए 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपको वी एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको पोजीशंस नहीं दी गई होंगी, डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया होगा, डिस्टेंस नहीं बोला गया होगा, आपको यहाँ वेलोसिटी और टाइम के हेल्प से डिस्टेंस निकालनी होंगी। तो वी एवरेज अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, V1 इंटू T1 होगा, V2 इंटू T2 होगा, V3 इंटू T3 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल जो हमारे पास है टाइम, वो टोटल टाइम है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T3, ठीक है। यहाँ से आप करके अपना सवाल निकाल सकते हैं। अब इसी में कुछ स्पेशल केस आते हैं, तो ये केस नंबर 3 था। अब आते हैं हम लोग स्पेशल केस में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, सिर्फ 2 इंटरवल के बारे में बताया जाता है आपसे। तो ए से बी 2 डिस्टेंस हो गया हमारे पास, या टोटल सिटी का है, बोल दिया जाए इक्वल डिस्टेंस। तो केस स्पेशल केस 1 क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस के लिए, इक्वल डिस्टेंस के लिए। तो अब जैसे ही इक्वल डिस्टेंस की बात आई तो हमारे पास दिया होगा कुछ V1 स्पीड, V2 स्पीड। तो अब यहाँ से V एवरेज निकालना है। V एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, V1 सॉरी, ऊपर डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है x प्लस एक्स, और टाइम आप पिछले केस के हिसाब से ही निकाल लीजिए, तो x बटे V1 प्लस एक्स बटे V2 निकाला जाएगा। अब आप इससे सिंप्लीफाई करें तो x x कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2। चलिए इसी बात को मैं एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे को कैलकुलेशंस में दिक्कत है वो काम कर ले। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2x। अब आप एलसीएम लेना चाहोगे, एलसीएम नीचे लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, V1 इंटू V2 हो जाएगा। x को मैंने कॉमन ले लिया है, अब यहाँ पर आ जाएगा V2 और यहाँ पर आ जाएगा V1, x x कैंसल आउट होकर फाइनल हमारे पास यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा हमारे लिए, नीट एंड जेईई मेंस दोनों में ये काफ़ी बार आ जाता है। अब आते हैं दूसरे स्पेशल केस में, एक स्पेशल केस नंबर 2, जिसमें बोला गया है इक्वल टाइम के बारे में। तो अगर इक्वल टाइम दिया जाए तो बेटा क्या होगा, हमारे पास टाइम सेम है। तो लेट्स से यहाँ पर T1 टाइम है जो कि, या T टाइम है, दूसरा भी T टाइम है, ये B है, ये A है। मतलब क्या बोला गया सपोज सवाल कि हमारे पास जो जर्नी था उसमें 2 घंटे के लिए, या फर्स्ट 2 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर से चला, अगले 2 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर से चला, तो बताइए वी एवरेज कितना होगा। तो अब इस केस में भी बेटा वी एवरेज का फॉर्मूला अगर मुझे निकालना हो तो पहले तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, V1 इंटू टाइम, V2 इंटू टाइम बटे बटे ट्वाइस ऑफ टी। तो टी कट गया, तो वी एवरेज कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, वो आ जाएगा V1 प्लस V2 बटे 2 के बराबर, वो आ जाएगा V1 प्लस V2 बटे 2 के बराबर, ठीक है। ये दोनों केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन दोनों केस को आप ध्यान में रखें, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल अगले स्लाइड में करते हैं। एक क्वेश्चन का केस समझो कि इसी जो केसेस हम लोग बात किए, स्पेशल केस बात किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और थोड़ा सा ठीक सवाल कैसे बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन में बोला गया, सपोज अ बस मूव फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अगले लाइन को समझो, इट ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो इट ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस with a speed of v1, first half of the distance with a speed of v1. Next half it covers in 2 equal time interval, next half it travels in equal time interval with a speed of v1 and, sorry v1 ले लिया था, तो v2 and v3, then find its average velocity। अब जरा समझो सेम सवाल को क्या क्या बातें बोली गई। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो इसमें बोला पहले तो ये इक्वल डिस्टेंस था, यहाँ पर v1 दिया। अब इक्वल डिस्टेंस के लिए v एवरेज हमारे पास निकालने का तरीका क्या था बेटा, ट्वाइस था v1। अरे सर v2 तो है नहीं, तो हम लोग इसको लिख देते हैं v1 डैश, ठीक है। ये जो v1 डैश आएगा उस पे बात करते हैं, तो v1 डैश बटे v1 प्लस v1 डैश, ठीक है। अब ये जो c से सपोज b का है, इसको इक्वल टाइम में इसने कवर करा, तो tt, इसके लिए वेलोसिटी दिया है v2, इसके लिए v3। तो यहाँ पर v एवरेज अगर निकालें वो किसके बराबर होगा, v डैश के बराबर होगा, या v1 डैश के बराबर होगा। तो
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टाइम का केस विच इज v1 प्लस v2/2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, v2 प्लस v3/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका काम हो जाएगा। तो v एवरेज का इक्वेशन हमारे पास आ गया ट्वाइस v1, v2 की जगह पर या v1 डैश की जगह पर कितना आ गया, v2 प्लस v3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आया v1 प्लस v2 प्लस v3/2। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 को कट जाएगा, या 2 को रहने देते हैं, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 प्लस v1 v3 2 को कॉमन ही रहने दिया, डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पर देखो तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3, ये आ जाएगा हमारे पास v एवरेज, और ये रह जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, पहला एग्जांपल क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कार ट्रैवल विथ स्पीड या हाफ ऑफ द लेंथ with speed 20 किलोमीटर पर आवर, विथ स्पीड 20 किलोमीटर, या चलो थोड़ा और डाटा को बढ़ा देते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एंड रिमेनिंग पार्ट and remaining part of the distance या remaining part it cover in 2 equal time interval of 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर, या चलो कम कर देते हैं थोड़ा, 20 किलोमीटर पर आवर, 60 ऑलरेडी यूज कर लिया। ठीक है, देन फाइंड एवरेज स्पीड, देन फाइंड वी एवरेज। तो अभी अभी जो केस बताया था बेटा वो इसी क्वेश्चन का केस था। तो हमारे पास समझो जरा क्या बोला गया, और कोई सवाल अगर नहीं आता वी एवरेज का तो आप हमेशा उसे ड्रॉ करें। तो यहाँ पर हमारे पास 60 दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट को इक्वल टाइम में कवर किया गया था, इक्वल टाइम था हमारे पास, एक में 20 दूसरे में 40। तो वी एवरेज या v1 डैश अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 60/2 मतलब 30। ठीक है, तो वी एवरेज इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या आ गया, ट्वाइस इंटू 60 इंटू दूसरे पार्ट के लिए बन गया था 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30। ठीक है, अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया ट्वाइस इंटू 60 इंटू 30/90। तो ये गया यहाँ से 3 से, ये गया 20 से, तो बन गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा कि कोई पार्टिकल है हमारे पास, कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा 20 सेकंड के लिए। ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम दिया है वो 20 सेकंड है, सॉरी, एंड स्पीड दिया है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। फिर बोला अगले 8 मीटर पर सेकंड भागता नेक्स्ट 20 के लिए, और फिर फाइनली जा रहा 10 मीटर पर सेकंड से फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड। देन आपका वी एवरेज कितना होगा। तो देख बेटा, वी एवरेज का तरीका, अब यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम इंटरवल है। मान लो तीसरा नहीं दिया होता तब तो कोई बात ही नहीं, आप दोनों का बस मीन ले लेते, बट ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या क्या बातें करेंगे, वही बातें करेंगे बेटा। तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूला ऑल तो मैं बना दे रहा हूँ, बट समझो जरा, T1 इंटू V1 प्लस 8 इंटू T2 प्लस 10 इंटू T3। तो 10 इंटू T3 हमारे पास आया 20 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3, तो आया 20 इंटू 3। यानी कि क्या आया बेटा, 20 तो कैंसिल आउट कर सकते हो आप सभी जगह से, मतलब आप देखें तो ये एक्चुअली में इन सब का मीन आ गया है। ठीक है,
इन सब का मीन आ गया है। तो अगला आप 20 कैंसिल आउट कर दीजिए सब जगह से। तो 20 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। कैसे कैंसिल आउट किया था सर? आपने कुछ खास बात नहीं, 20 कॉमन ले लिया। तो ऊपर बच गया मेरे पास 6 + 8 + 10/3। अब देख बेटा, 8 6 14, 14 और 10 हो गया 24, 24/3। तो हमारे पास आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आसान सवाल वगैरह दिया तो भी हम कर सकते हैं, और थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं। अब समझो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, मैं आपका हेल्प कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को ड्रॉ करके। तो क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए, इट मूव्स टू बी एंड देन सी एंड रिटर्न बैक टू ए। ठीक है, तो इसका मोशन कुछ ऐसा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अपने पास बोला गया कि अगर ये ए से बी जा रहा है विथ अ स्पीड ऑफ s, बी से सी जा रहा विथ अ स्पीड ऑफ 2s एंड सी से ए जा रहा विथ अ स्पीड ऑफ 3s, तो आपको बताना है कि कितना कितना एवरेज स्पीड है। ये एंगल दिया है आपको पास 120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ कोर्स आपको 90 डिग्री पता ही चल गया होगा, तो इसका तो कोई खास बात नहीं है। आइए अब इस सवाल को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए भाई देखते हैं। तो पहला काम क्या है हमारे पास, वी एवरेज निकालना। उससे वी एवरेज कैसे निकलता है बेटा? वी एवरेज का बेसिक फॉर्म क्या होता है हमारे पास? सो वो होता है सर डिस्टेंस। तो लेट्स से x1 लिखता हूँ, दूसरे के लिए x2 लिखता हूँ, प्लस तीसरे के लिए x3 लेता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम। तो फर्स्ट के लिए टाइम लेट्स से t1 है, t2 है, t3 है। सर x3 x2 x1 तो नहीं दिख रहा, ना t1 t2 दिख रहा। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये एंगल कितना है बेटा हमारे पास? 90 डिग्री और π/2। अब देखो x यहाँ पर क्या है हमारे पास? x है हमारे पास आर्क। तो आर्क को आप r इंटू थीटा करेंगे। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में हम लोग नहीं लेते हैं। आइए, तो हम लोगों ने ये बात कुछ आपको शायद याद होगी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारे पास π/180 रेडियन के बराबर। ये था रेडियन के बराबर, या होता है 60 मिनट, या होता है 3600 सेकंड के बराबर। ठीक है, आइए तो हमारे पास कितना डिग्री है, पहले तो उस बात को समझे। 90 वाला पार्ट तो हो गया, यहाँ पर है 120 डिग्री। तो अगर हम लोग 120 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहें तो एंगल कितना आएगा? π/180 इंटू 120। तो ये गया, ये आया 2/3 पाई के बराबर। तो जो सेकेंड एंगल है हमारे पास वो बन गया 2/3 पाई के बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक को देखो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 150 डिग्री बन रहा है बेटा। 150 डिग्री कैसे बना सर? तो ऊपर था 120, ये बन गया 60, और यहाँ पर है 90। तो 60 + 90 150। तो अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो π/180 इंटू 150, ये कट गया, 3×5 5, तो 5 3×5 15 ना, 3×6 18, तो 6, 5/6 पाई के बराबर। तो आप यहाँ से आया 5/6 पाई। तो हमें x1 x2 x3 इन सब की वैल्यू निकालनी है। t1 t2 t3 इन सब की वैल्यू निकालनी। चलिए, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो x1 आया हमारे पास, आर्क है तो π/2 ऑफ आर के बराबर। ठीक है, x2 निकाल लीजिए कितना है बेटा हमारे पास? तो x2 है हमारे, चलो नीचे ही लिखते हैं। तो x2 है हमारे पास कितना एंगल था? 2/3। तो 2/3 पाई इंटू आर के बराबर। सिमिलरली x3 है हमारे पास 5/6 पाई आर के बराबर। अब अगर आप t1 निकालें तो t1 कितना हो जाएगा बेटा? तो t1 निकालेंगे हम लोग तो वो आ जाएगा x1/v1। v1 कितना है? s। तो अगर हम लोग t1 निकाल चुके हैं, t1 के साथ साथ t2 t3 भी आप खुद ब खुद समझ जाओगे। तो ये आया हमारे पास πr/2 इंटू एस के बराबर। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम लोग बाकी सारी वैल्यूज निकालें, जिसमें कि था हमारे पास t2 निकालना, तो t2 कैसे निकल आएगा? t2 को आप वही बात निकालेंगे, एंगल। तो 2/3 पाई इंटू आर, आर्क बन गया, डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड कितना हमारे पास? 2s। इन द सेम वे t3 निकालेंगे तो t3 की वैल्यू आएगी हमारे पास
5/6 पाई इंटू आर बटे 3s के बराबर। ठीक है, तो T1 T2 T3 हम लोग ये सारी बातें निकाल चुके हैं। अब हमारा सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करना बन गया और आंसर निकालना। तो देख बेटा, यही तरीका होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। बहुत बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्या पूछा है वो लिख लीजिए। तो ये पूछा था हमें निकालना, और यहीं पे फिजिक्स खत्म हो जाता है। मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है समझनी, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है, इंग्लिश समझना आता है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप बचता है कि फिजिक्स का इक्वेशन कौन सा। फिजिक्स का इक्वेशन ये था, बस हो गया फिजिक्स का पार्ट खत्म। अब आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स आती है क्या आपको, तो मैथमेटिक्स में क्या अगला कैलकुलेशंस जो होगा, और ये तीनों चीज़ अगर आ जाएंगी तो सवाल बन जाएगा। तो x1 को देखो वैल्यू, x1 हमारे पास निकल कर आ चुका है, कितना है बेटा, पाई/2 इंटू आर। अच्छा, अब देखो x2 को ऐड करो, x3 को ऐड करो, तो अब हम लोग x1 x2 x3 को ना ऐड करके एग्जैक्टली वो 2 पाई r के बराबर होगा, तो ये काम भी कर सकते हैं। तो ना x1 x2 x3 को हम लोग ऐड करें, इससे अच्छा डायरेक्टली बोल दें, क्योंकि एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट हुआ था तो 2 पाई r, ताकि हमारा एक कैलकुलेशन कम हो जाए, एक स्टेप कम हो जाए। T1 को आप क्या लिखेंगे बेटा, x1 बटे v, तो ये लिखा पाई r/2 इंटू एस। फिर दूसरा आया हमारे पास 2 पाई r बटे 6x। तीसरा आया हमारे पास 5 पाई r बटे 18s। 18s। अब जरा समझो इस बात को कि हमारे पास पहले एलसीएम लेने होंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लेने में भी कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो समझो यहाँ पर 18 है, और 18 2 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और किससे, 6 से भी। तो 6 से अगर करना हो तो 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर 2 वाले को करना है तो 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हो गया आपका एलसीएम। तो अब देखो सभी का बेस कॉमन आ चुका है, कितना, 18s के बराबर। यहाँ पर आया हमारे पास 9 पाई r, 3 इंटू 2 बन गया 6 पाई r, 5 पाई r। ओके, ऊपर बन चुका हमारे पास 2 पाई r पहले से था। तो अब जरा इसी चीज को सिंप्लीफाई कर दीजिए, वी एवरेज, तो आया हमारे पास 18 इंटू एस इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाई 18 इंटू एस इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाई। अब देख बेटा क्या क्या हो गया हमारे पास, 9 6 कितना हो गया, 15, 15 5 कितना हो गया, 20, तो आया 20 पाई r। 20 पाई r। अब देखो बेटा 2 पाई r से नीचे वाला पार्ट कट सकता है, तो 10 बचेगा, यानी फाइनली आंसर आएगा 18/10, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1.8s के बराबर। ये हो जाएगा हमारा सवाल, ये हो जाएगा हमारा जवाब। ठीक है भाई, आई होप ये सवाल आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगले पे हमारे पास था, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले में बात करते हैं, चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे ही बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगला बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि नाम बता रहा, और कई बार हम लोग इसे v इंस्टेंट भी लिख देंगे। मतलब क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी बता रहा होगा। हम लोगों ने एग्जाम्पल देख रखा था। एग्जाम्पल क्या था, सपोज आप अपने कार में ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, और सडनली आपका दोस्त कॉल करता है और बोलता है भैया अपना स्पीड बताओ। तो स्पीड अगर आप बताओगे तो क्या बोलोगे भाई, कि मेरा स्पीडोमीटर सपोज 50 किलोमीटर पर आवर बता रहा। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लाते कैसे हैं, तो अगर हमारे पास कोई कर्व हो, किसका कर्व हो बेटा, एक्स ग्राफ का कर्व हो, तो सपोज हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व हो, ये हमारे पास कोई कर्व है। तो इस कर्व पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो सपोज इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी बताना था, तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अगर मुझे इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी या इस टाइम पे वेलोसिटी बताना था, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अगर इस टाइम पे वेलोसिटी बताना है, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्यों, क्योंकि जरा समझो, हम लोग का पोजीशन अगर टाइम का फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन होता है, मतलब क्या, सपोज t का पावर 2 दे दिया गया।
अब आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पहले क्या होता था उस पे आओ, उसके बाद आएंगे। तो वी एवरेज होता था डेल्टा चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइम का डिफरेंस को हम लोग जीरो अप्रोच करवाते हैं, मतलब ये उसी टाइम की बात हो गई। इस बात को जरा समझना कि अगर सपोज मेरे पास जीरो या 1 सेकेंड पे आना है, ये 2 सेकेंड पे आना है, तो 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस हुआ दैट इज डेल्टा टी। तो ये 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, सो ऑन। अगर और कम करते जाएं तो 1.001 ऐसा होगा। तो ये डेल्टा टी अप्रोच जो डिफरेंस है उसको अप्रोच करवा रहा है जीरो पे। तब हम लोग v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो जाता है। अब dx बाई डी टी, आपको डिफरेंशिएशन में दो तीन चीजें का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन, साइन कॉस का, ln का, e टू पावर का, ये चार को याद रखते तो आपका काम हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म रहता है तो क्या होगा, तो ये उस डिफरेंशिएशन के रूल क्या होती हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं, एक पेज पे आप लिखोगे। अगर मान लो ये पेज है, इस एक पेज में भी है कि इस पे एक पेज के भी एक साइड में लिखो तो भी हो जाएगा। तो आपको बस इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। x का पावर n का डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है n x का पावर n माइनस वन। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस वन, तो विच इज 1। ये बना इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जरा समझो कि अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया होगा, पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप एट एनी इंस्टेंट। तो स्लोप एट एनी टाइम क्या बताएगा, v इंस्टेंटेनियस बताएगा। अगर हमारे पास पोजीशन टाइम का इक्वेशन दिया जाए तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो चुकी हो। दूसरा कोई और एग्जांपल दे दो, तो मान लो x इज इक्व टू हमारे पास बोल दिया जाए a साइन ओमेगा टी, बोला जाए कि इसका वेलोसिटी बताइए। ठीक है, बाद में बोलेंगे इसको एक्सेलरेशन भी बताइए। तो वेलोसिटी अगर बोला जाए, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा बाहर आ जाता था। क्यों आता था बाहर, आप इस बात के लिए पुराना वाला डिफरेंशिएशन का वीडियो है बेसिक मैथ्स में, वहां पर जा सकते। तो फिलहाल हम लोग आया कि a साइन ओमेगा टी, ओमेगा को बाहर निकाल दिया, ये आया इसका वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हो तो हम लोग स्लोप निकालेंगे, अगर पोजीशन टाइम का इक्वेशन दिया हो तो हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, हम लोग उसे डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे। अगला आते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए, तो एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, किस रफ्तार से रफ्तार चेंज हो रही है। मतलब क्या हो गया इस बात का, सडनली समझो कि एक आदमी था जिसने अपना जो साइकिल पे बैठा हुआ था, तो सपोज ये इसका साइकिल है ना, ये इसका साइकिल है, बहुत ही मस्त सा साइकिल बन गया। ऑल ये चलो बाइक पे ही बैठा हुआ मान लीजिए, और इसकी रफ्तार थी इनिशियल में 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर या मीटर पर सेकंड दे देते हैं, समझने में ज़्यादा आसानी हो। और यहाँ पर उसकी सडनली आफ्टर 2 सेकंड, आपने देखा होगा ना कि ये कार का स्पीड 0 से 100 इतने सेकंड में अचीव हो जाता, वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है और 10 से मान लो 20 आ गया है या 30 आ गया है मीटर पर सेकंड विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड। तो आप क्या बोलेंगे, इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा मतलब क्या हुआ, अब वेलोसिटी क्या था बेटा, वेलोसिटी तो खुद dx बाई डी था ना, और एक्सेलरेशन क्या बोल रहे हैं आप, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चाहो तो इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर हम लोग लिखें, अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी को dx बाई डी लिख दिया। यानी कि इट इज, अगर इसको आप और देखें तो दो बार पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा सर, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे कि पहले बात किया था, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। मतलब क्या है कि v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे चेंज इन टाइम के बराबर, ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर समझो
कि मेरे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो, और ये रहा स्लोप 30 डिग्री, तो आप इसका क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है? आप बोलेंगे स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आया 1030। अच्छा, ये स्लोप बेटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो ये स्लोप की वैल्यू कैसे दिख रही है आपको? एंगल हर बार कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब सेम सवाल को बोला गया, बट इस बार वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में ये दिया था एंगल, ठीक है, ये दे दिया 60 डिग्री। तो हमें याद रखना है एंगल कहाँ से लिया गया था बेटा? तो एंगल लिया गया था हमारे पास टाइम वाले एक्सिस से, तो 30 डिग्री अभी भी सेम आंसर है। आइए इसी बात को हम लोग क्या लिखते हैं और क्या समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास पोजीशन दिया हो, इस बात को जरा ध्यान देना, तो अगर हमारे पास पोजीशन दिया हो, वहां से वेलोसिटी जाना हो, तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे जाते हैं? डिफरेंशिएट करके, dx बाई dt करके, यानी कि स्लोप लेकर। अच्छा, अगर वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन जाना है, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे जाएगा? अगेन आइदर डिफरेंशिएट करके dv बाई dt करके, या स्लोप लेकर, स्लोप लेकर। अब डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन के तीन पार्ट में हम लोग देखेंगे, जरा समझो। तो एक्सेलरेशन जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो dv बाई dt है। दूसरा, अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं हर जगह, तो dx बाई dt, ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर dv बाई dx कर दिया। ठीक है, तो सेम इक्वेशन रखिए। अब dx बाई dt क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन के तीन इक्वेशन बन सकते हैं। एक आएगा dv बाई dt, ये कब यूज करना होगा बेटा? जब वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशंस हो। दूसरा आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx, ये कब यूज करना होगा? जबकि वेलोसिटी एंड x के बीच में रिलेशन दिया होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन से वापस आते हैं हम लोग, तो एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी आना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी बेटा हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? एरिया ले सकते हैं। एरिया, तो एरिया से क्या मिल जाएगा आपको? चेंज इन पोजीशन मिलेगा। एरिया को ही क्या दिया है? VDT। एरिया को ही दिया है VDT। तो इस बात को याद रखना, क्या क्या बातें बोला कि वेलोसिटी से अगर, और यही गलती आप करने वाले हैं बेटा, ये सब किसके लिए है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो टाइम का मतलब आप वेरिएबल का मतलब क्या समझे? कि एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो dA बाई dt नहीं होगा, वो हमारे पार्ट का बात नहीं। बट मान लो अगर चलो इस बात को थोड़ा सा और आपको समझाते हैं कि एक्सेलरेशन अगर लिखा हो 2, तो इसका मतलब क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर 2t लिखा है तो इसका मतलब क्या? वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अगर 2x भी लिखा तो ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व, वेलोसिटी से भी पोजीशन निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व, बट वेलोसिटी से पोजीशन या चेंज इन पोजीशन निकालना तो VDT, एक्सेलरेशन से भी निकालना है तो इंटीग्रेशन A dt के बराबर। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।